यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि आज केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के तत्वावधान में वेदवाणी वितान में अनेक संपादित कार्यशालाओं के क्रम में आज दर्शन और विज्ञान पर जो कार्यशाला आयोजित है उसका उद्घाटन समारोह होने जा रहा है। और इस क्रम में इससे पहले अनेक कार्यशालाएं संपन्न की जा चुकी हैं। इससे पहले व्याकरण और भाषा विज्ञान पर, प्राचीन गणित और वैदिक गणित पर, संस्कृत साहित्य और हिंदी साहित्य पर और इतिहास कला संस्कृति पर 4 कार्यशालाएं पूरी हो चुकी हैं और इस समय दर्शन और विज्ञान विषय पर यह कार्यशाला आयोजित की जा रही है। जैसा कि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का निर्देश था, उन्होंने ये कहा अथवा बताया था कि जो हमारे जो प्राचीन शास्त्र हैं और ग्रंथ हैं उनका इंटेग्रल अप्रोच होना चाहिए, उनका सर्वांग संपूर्ण अध्ययन, अर्थात सभी अन्य शास्त्रों को मिलाकर के जो किसी एक शास्त्र की व्यापकता होती है उसको लेते हुए अध्ययन यहां पर कार्यशाला में संपादित किया जाए। जहां तक मैं समझता हूं और मेरा सामर्थ्य था, मैंने इस कार्य को पूरा किया किसी भी रूप में। आजकल भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति जारी की है और उस नई शिक्षा नीति में यह विशेष रूप से कहा जाता है कि जिस भी शास्त्र का आप अध्ययन कर रहे हैं उसके साथ अन्य विषयों का और उनका समावेश होना चाहिए। मैं अभी एनसीईआरटी की मीटिंग में गया था, वहां पर मैंने पाया कि सभी जो उसके सदस्यगण हैं वो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की बात करते हैं। अर्थात आजकल केवल एक शास्त्र का अध्ययन किया जाए, केवल उतना ही नहीं, अपितु उसके साथ उसको सहायता देने वाले जितने शास्त्र हैं उन सबको लेकर व्यापकता प्रस्तुत की जाए। तो मैं ये समझता हूं कि भारत सरकार की और पूरे समाज की ये आज की ये मांग है कि हम किसी भी शास्त्र को व्यापक दृष्टिकोण से सोचें और ये सोचें कि अपना जो प्राचीन दर्शन है वो कितना व्यापक रहा है और कैसे विकसित हुआ है, कैसे विकसित हुआ। अपने देश का जो दर्शन के विभिन्न स्कूल्स हैं, संप्रदाय हैं, उनको व्यापक और यहां तक आने में कितने कितने प्रकार की संभावनाएं रही, इस बात को साथ में लेना आवश्यक है। हम देखते हैं कि यहां पर सांख्य दर्शन का जो विकास हुआ, सबसे पहले सांख्य दर्शन का विकास युद्ध भूमि में। भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया है गीता में, पूरा का पूरा सांख्य दर्शन है। एक तरफ अध्यात्म कहा जाए और दर्शन की बात की जाए तो सबका सब सांख्य दर्शन है वो पूरा गीता। और गीता का उपदेश कहां पर किया गया? युद्ध भूमि में अर्जुन को मनाने के लिए। तो हम लोग ये सोचते हैं कि जो दर्शन शास्त्र है वो अध्यात्म है, वो एक जगह पर बैठने की चीज है। कम से कम भगवान श्री कृष्ण ने तो हमें दूसरी दिशा बताई। भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि जो दर्शन है वो राजनीति को भी संपन्न कराने वाला है, युद्ध भूमि में भी प्रेरणा देने वाला है और समाज के जितने भी अंग हैं उन सब में हमारा जो दर्शन है वो प्रेरणा देने वाला है। ऐसा संदेश भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के समय हमको प्रदान किया था। और ये बात सच है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के गीता के उपदेश के समय अथवा उससे पहले सांख्य दर्शन तो था ही नहीं। सांख्य दर्शन की जो पुस्तक आई ना, सबकी सब महाभारत के बाद की, मतलब महाभारत के बाद जब भगवान ने उपदेश दे दिया तब जाके उस दर्शन की पुस्तक बनी, हम लोगों को उपलब्ध हुई। तो सबसे पहले उन्होंने उपदेश दिया और यह चीज हमारे सम्मुख आई। और भगवान श्री कृष्ण ने सांख्य की विचारधारा के अनुसार हमें क्या उपदेश दिया, जो कि हमारे सीधे जीवन के अंग में आता है, सीधे जीवन के लिए हमको प्रेरणा देता है, वो उपदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये जो
जीवन और मृत्यु होती है वो क्या होती है? बस मृत्यु तो ऐसे होती है जैसे किसी ने अपना कपड़ा उतार के दूसरा पहन लिया। अब बताइए, रोज रोज कपड़ा उतारते हैं कि नहीं हम उतारते? कितनी आसान चीज है कपड़ा उतारना। हमारे कपड़े गंदे हो गए और हमने दूसरा कपड़ा उतार के पहन लिया, कितना आसान है, प्रतिदिन हम भी देखते हैं। तो जितनी आसान प्रक्रिया प्रतिदिन नए कपड़े पहनने की है, उतनी ही आसान प्रक्रिया जीवन और मरण की है। ये बात भगवान श्री कृष्ण ने बताई। हम लोग जो ये सोचते हैं कि बहुत कठिन है जीवन मृत्यु, नहीं, पूरी परंपरा अनायास है। जैसे अनायास गंगा जल का प्रवाह होता है। हमको रोज कपड़ा उतारने में तो हमको मेहनत करनी पड़ती है, मगर हमें नया जीवन धारण के लिए उतना भी नहीं करना पड़ता है। ईश्वर के अनुसार वो हो जाता है, अपने आप होता है। तो अटल विश्वास उन्होंने बताया कि ऐसा है जीवन मरण। वासांश जीर्णानि यथा व्यायो, उन्होंने उपमा देकर के इतनी अच्छी बात कही। हजारों साल से हम लोग उसका अध्ययन कर रहे हैं और उसे प्रेरणा पाते, कितनी बड़ी बात है, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। तो ये चीज को वहां के सभी लोगों ने अपना बनाया। यहां पर जितने स्कूल्स हैं ना, दर्शन शास्त्र के जितने संप्रदाय हैं, उन संप्रदायों को तो आजकल यूनिवर्सिटी और कॉलेज में हम सबको मिला के इकट्ठा पढ़ लेते हैं। मैं जहां पर प्रोफेसर था और ऐसा अब भी है कि एमए में सांख्य की पढ़ाई हो गई और अगला नया पीरियड आया उसमें वेदांत की पढ़ाई हो गई, उसके बाद नया पीरियड आया उसमें न्याय की पढ़ाई हो गई। ऐसा होता है ऐसा। परंतु जिनका विकास हुआ, सांख्य दर्शन का जो विकास हुआ, ऐसे थोड़ी विकास हुआ। एक एक जिंदगी लग गई सांख्य दर्शन का विकास करने के लिए। पूरी पूरी जिंदगी उन्होंने आहूत कर दी सांख्य का विकास करने के लिए। पूरी पूरी जिंदगी लग गई वेदांत का विकास करने में, अद्वैत का, विशिष्टाद्वैत का, द्वैताद्वैत का विकास करने में पीढ़ियों के पीढ़ियों जिंदगी लग गई। एक एक संप्रदाय के लिए न जाने कितने लोगों ने जिंदगियां अपनी आहूत की हैं, तब जाके इस प्रकार का संप्रदाय विकसित हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज हमारे जो भारत देश की धरोहर है, हमारी भारत देश की संचेतना है कि हम उसका सब प्राप्त करते हैं। जब हम ऐसा सोचते हैं तो हम ये समझ में आता है कि जो हम एमए में इस प्रकार के ग्रंथों को पढ़ते हैं, उसका कितना बड़ा भारी महत्व है। कितने बड़े भारी महत्व के साथ हमको इन चीजों को आपके समक्ष रखने को मिला है। ये बात हम लोग देखते हैं। लगभग 17वीं 18वीं शताब्दी के पश्चात एक नई चिंतन धारा आई, वो भौतिक विज्ञान की थी। भौतिक विज्ञान का विकास 18वीं शताब्दी के पश्चात बहुत ज्यादा हुआ। अपने कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में जो भौतिक विज्ञान पढ़ाया जाता है, वो सामान्यतः 18वीं शताब्दी के पश्चात जो विज्ञान आइंस्टाइन और न्यूटन के द्वारा विकसित हुआ, और अन्य बहुत से हैं विद्वान, उन सब के द्वारा विकसित जो है पाठ्यक्रम, वो हमको एमए और आगे रिसर्च में पढ़ने को मिलता है। अब 18वीं शताब्दी से पहले जो हमारा विज्ञान था, वो विज्ञान और आजकल जो 18वीं शताब्दी के बाद विकसित हुआ विज्ञान, वो क्या कंट्राडिक्टरी है? ये सोचने की जरूरत है। क्या कंट्राडिक्टरी है? क्या विरोधी है? क्या वो दोनों में आपस में कोई समतुल्यता होती है कि नहीं हो सकती? इस बात का विचार आज नई शिक्षा नीति में बहुत प्रासंगिक हो गया है। आज नई शिक्षा नीति में जितना हमारा हजारों साल से विकसित किया हुआ दर्शन है, वो और 18वीं शताब्दी के पश्चात भौतिक विज्ञान में जो विज्ञान विकसित हुआ, वो उनमें आपस में समतुल्यता कैसे स्थापित हो सकती? ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, मगर ऐसा देखने में नहीं आता है। आजकल हम लोग देखते हैं कि हमारे पाठशालाओं इत्यादि में जो न्याय दर्शन पढ़ाया जाता है, उसमें न्याय दर्शन में जितनी बातें लिख दी, बस उतना उन्होंने बोल दिया और गुरु जी ने पढ़ा दिया। मगर उस न्याय दर्शन में मॉडर्न फिजिक्स वालों ने क्या कहा? हमारे महाविद्यालय में प्राय ऐसा नहीं होता, जबकि होना चाहिए। और मॉडर्न फिजिक्स में भी हम ये कह सकते हैं कि जो नई नई बहुत सी बातें बताई जाती है, मैं उनका प्रणाम करता हूं, बहुत बड़ी बातें बताई जाती हैं, रिसर्च की बहुत बड़ा क्षेत्र उनके समक्ष, परंतु उसकी तुलना में मॉडर्न फिजिक्स में प्राचीन जो काम किया गया है, उसकी समतुल्यता नहीं बताई जाती, उसकी तुलना में नहीं बताई जाती। तो हमारे लिए दोनों तरफ के लिए चुनौतियां हैं। एक तरफ हम चाहते हैं कि जो लोग न्याय दर्शन इत्यादि को प्राचीन पद्धति से पढ़ते हैं, वे भी, और जो मॉडर्न फिजिक्स को पढ़ाते हैं, वे भी आपस में एक दूसरे से समतुल्यता और सामंजस्य प्रयास करने का प्रयास करें। ऐसी आवश्यकता है इस बात की। अब देखिए ना,
जितने भी भौतिक पदार्थ हैं, प्राचीन काल में जो पदार्थ थे, क्षिति जल पावक गगन समीरा, हमारी जो धरती और वायु है, तेज है इत्यादि हमारे पदार्थ हैं, ये बहुत प्राचीन काल से कहे गए। यानी वेदांत से, सांख्य और वेदांत में भी यही पदार्थ कहे गए। आकाश, वायु, तेज, जल और अग्नि, यही 5 पदार्थ कहे गए। उसके बाद सांख्य में भी यही पदार्थ कहे गए। उसके बाद न्याय में भी यही पदार्थ कहे गए। 5 पंच महाभूत के रूप में आया, यही पदार्थ कहे गए। परंतु आधुनिक विज्ञान में लगता है जैसे सब हवा हो गए, ऐसा लगता है सब हवा हो गए। जैसे कि आधुनिक विज्ञान में हम पढ़ाते हैं कि जो धरती है, पृथ्वी है, उसमें तो न जाने कितने तत्व शामिल हैं। एलिमेंट्स की जो डेफिनेशन है उसके अनुसार 100 से अधिक पदार्थ हैं जो कि धरती यानी पृथ्वी के अंतर्गत आते हैं। तो एक पदार्थ तो हुआ ही नहीं, 100 से ऊपर पदार्थ हैं, ऐसा हमारे मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। जल की बात आती है, जल तो कोई पदार्थ नहीं है, वो तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में वो बदला जा सकता है, ये पढ़ाया जाता है। तेज नाम का कोई पदार्थ नहीं है, वो तो एनर्जी है, वो तो किसी पदार्थ में शामिल, द्रव्य में, सब्सटेंस में तेज शामिल नहीं हो सकता, ये पढ़ाया जाता है। वायु में न जाने कितनी चीजों का मिश्रण है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि चीजों का जब मिश्रण होता है तो बनती है वायु, इत्यादि बातें पढ़ाई जाती है। तो विज्ञान के जो विद्वान हैं वो इस बात को यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ाते हैं। और विज्ञान के जो विद्वान है जब घर आते हैं ना, तो घर में ये चौपाई भी बोलते हैं, कहते हैं क्षिति जल पावक गगन समीजा, पंच तत्व से बना शरीरा, ये बातें बोलते हैं। मतलब उतनी श्रद्धा से, उतने विश्वास से पंच तत्व की बात बोलते हैं। तो जब आज का विज्ञान का विद्वान घर पर पंच तत्व की बात बोलता है और यूनिवर्सिटी में वो जो उसके बाद बोलता है, वो आपस में सामंजस्य किस प्रकार स्थापित हो, इसके लिए हम यहाँ पर कार्यशाला स्थापित करते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो यहाँ पर न्याय इत्यादि के काम करते हैं, रिसर्च कर रहे हैं, इस बात पर गवेषणा करें और इस बात को रेखांकित करें कि हम आपस में सामंजस्य कैसे स्थापित कर सकते हैं। जो आजकल भौतिक विज्ञान की पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों में अगर उपलब्धि है, अगर वो ये मानते हैं कि अचीवमेंट है, तो उस अचीवमेंट का उल्लेख होना चाहिए। अगर अचीवमेंट नहीं है तो बात ही खत्म हो गई। परंतु ऐसा कोई भी विद्वान नहीं मानता, वो कहते हैं अचीवमेंट तो है, तो अचीवमेंट किस प्रकार से है। तो हम जैसे कि यहाँ पर पंचमहाभूत की बात आती है, तो पंचमहाभूत में हम सामंजस्य कैसे कर सकते हैं। तो सामंजस्य में यह है कि जो अपना प्राचीन दर्शन है वो अलग दृष्टिकोण से अपनी बात कहता है। आधुनिक विज्ञान का दृष्टिकोण भिन्न प्रकार का है और भौतिक और प्राचीन का दृष्टिकोण भिन्न प्रकार का। अगर हम उन दृष्टिकोण के अनुसार परिभाषा विकसित करें तो लगता है दोनों सही है, सामंजस्य हो जाता है। तो ये सामंजस्य की जरूरत है। सामंजस्य कैसे होता है, जैसे कि हमारे यहाँ पर हमारा शरीर है, उसमें 5 ज्ञानेंद्रियां मानी गई, 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, कान, नाक इत्यादि, घ्राण इत्यादि मानी गई। तो वो जो है ऑर्गन ऑफ सेंस है, ऑर्गन ऑफ सेंस है, हमारे जो अनुभव करने के लिए इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां। तो दुनिया के सभी लोग ज्ञानेंद्रियां तो 5 ही मानते हैं, ज्ञानेंद्रियां तो 5 ही होती हैं, मगर उन ज्ञानेंद्रियों का जो विषय है ना, वो हमारे दर्शन ने माना कि विषय भी 5 होने चाहिए। अगर उन विषयों का ग्रहण करने वाली इंद्रियां 5 हैं तो उनको ग्रहण करने वाला भी 5 होना चाहिए, मतलब विषय भी उसका 5 होना चाहिए। अगर ऑर्गन ऑफ सेंस 5 है तो ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस भी 5 ही होना चाहिए। ये प्राचीन धारणा है। ऑर्गन ऑफ सेंस सब लोग मानते हैं कि 5 हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस भी 5 ही होना चाहिए, ऐसी प्राचीन धारणा है। और इस धारणा को हम प्रूफ कर सकते हैं। वो इस प्रकार से, जैसे कि हम स्मेल को लेते हैं, जैसे कि हम गंध को लेते हैं, अपने घ्राण से हम गंध को प्राप्त करते हैं। तो दुनिया में जो पदार्थ ऐसे हैं जिनमें गंध रहती है, वो एक पदार्थ है। जितने पदार्थ हैं जिसमें गंध रहती है, और ऐसा नहीं गंध ऐसा कि जिसमें गंध अनिवार्य रूप से रहती हो और उसके अलावा किसी में ना रहती हो, वो बनती है पहचान। हमारे दर्शन में कहा जाता है जो यूनिकनेस है, पहचान तब बनती है कि वहां पर जरूर रहे और उसके अलावा किसी में ना रहे। तो ऐसा पदार्थ जो कि गंध वाला है और गंध उसमें अनिवार्य रूप से है, गंध उसकी पहचान है और अन्य में गंध नहीं है, उसको हमने मान लिया कि पृथ्वी है। हम यहां पर भौतिक विज्ञान की तत्व की परिभाषा न लेकर इस परिभाषा को लेते हैं कि गंध अनिवार्य रूप से है कि नहीं। तो हम ये देखते हैं कि जो पृथ्वी है वो अनेक रंगों वाली हो सकती है, लाल, पीला, नीला हो सकती है, आयाम में हो सकती है, लंबाई चौड़ाई में बदल सकती है,
परंतु गंध के मामले में वो जरूर ऐसी होगी कि गंध उसमें है। तो जिसमें गंध है वो पृथ्वी है। अब ऐसी चीजें आधुनिक भौतिक विज्ञान कहते हैं कि जो जैसे तांबा है, जैसे लोहा इत्यादि है, उसमें गंध कहाँ होती है। तो भौतिक विज्ञान के विद्वान बताते हैं, हम उन्हीं से लेके अपनी बात कह रहे हैं, बताते हैं कि अगर उसको गला दिया जाए, अर्थात उसको गलाया जाए, तो उसमें से गंध यानी धुआं निकलता है और धुआं के कारण से गंध प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से कोई भी ऐसी पार्थिव चीज नहीं है जिसमें कि गंध ना हो, तो उसको हम एक अलग महाभूत के रूप में रख देते हैं। अब देखिए दूसरा जो जल है उसमें गंध है नहीं। जल जो है वो H2O से बना है, तो H में हाइड्रोजन ऑक्सीजन में आधुनिक विज्ञान में मानते हैं कि गंध नहीं होती। जो तेज है, जिसको हम तेज कहते हैं, उसमें गंध नहीं होती। इस प्रकार से वायु में भी गंध नहीं होती, केवल बच जाता है पृथ्वी, इसलिए हमने उसको गंध कहते हैं। इसी प्रकार से जो जल है, जल के संबंध में हमारे दर्शन में ये कहा गया कि जो द्रव हो और रस भी हो, द्रव प्लस रस जो होगा वो जल होगा। तो ऐसी चीज यूनिक है, दुनिया में उनको चीज नहीं पाई जाती इसमें कि द्रव और रस दोनों हो। द्रव माने लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब ये कि जो 0 डिग्री तापमान से लेकर 100 डिग्री तापमान के बीच में द्रव बना रहे। अगर हिम भी है, बर्फ भी है, तो उसमें द्रव बनने की क्षमता है। अगर जल वेपर भी है तो उसमें द्रव बनने की क्षमता है, क्योंकि 0 से लेकर 100 डिग्री तक तो द्रव रहता ही है। तो हमारे दर्शन में ये कहा गया कि ऐसी स्थिति में जो द्रव बना रहे उसको हम जल कहते हैं। तेज के संबंध में कहा गया हमारे दर्शन में कि उसमें रूप जो है अनिवार्य होता है, बाकी किसी पदार्थ में रूप नहीं होता, केवल तेज में रूप होता है, ऐसा आधुनिक विज्ञान के लोग मानते हैं। आधुनिक विज्ञान के लोग, हम लोग ऐसा कहते हैं कि जो पृथ्वी की जो चीज है वो लाल पीली नीली हरी होती है, हम लोग ऐसा कहते हैं, मगर आधुनिक विज्ञान कहता है कि नहीं, पृथ्वी में कोई रूप नहीं होता। जितना भी रूप होता है वो सूर्य की किरणों का है। सूर्य की किरणों के कारण से हमको पत्ती हरी मालूम पड़ती है, वरना पत्ती अपने आप में हरी नहीं है, पत्ती काली होती है। दुनिया के हर वस्तु काली होती है, केवल सूर्य के प्रभाव से भिन्न रूप वाली मालूम होती है। तो इस प्रकार से रूप जो है हरा लाल पीला नीला, वो स्वाभाविक रूप से कहाँ रहा, केवल और केवल तेज में। न तो पृथ्वी में स्वाभाविक रूप से रहता है, इम्पोज्ड है। पृथ्वी में जो रूप है हम लोग इम्पोज्ड है, जल में रूप इम्पोज्ड है। तो इस प्रकार से केवल वायु में ये रूप रहता है, इसलिए वायु यूनिक होगी रूप रखने के लिए, इसलिए एक तत्व मान लिया। तेज को एक तत्व मान लिया। उसी प्रकार से वायु को भी एक तत्व मान लिया, क्योंकि उसमें अपाकज अनुनासिक स्पर्श रहता है। इस दृष्टि से अगर हम देखें तो हमें लगता है कि हम सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि जो भौतिक विज्ञान की परिभाषा है और जो हमारे दर्शन शास्त्र में विकसित परिभाषा है वो दृष्टिकोण के भेद से विकसित है और उनके कारण से वैसा हो सकता है। तो ये मैंने एक उदाहरण दिया। हम अभी जो वर्कशॉप हमारी चलने वाली है, 1 हफ्ते चलने वाली है, उसमें हम आप सब महानुभाव जो प्रतिभागीगण हैं उनके समक्ष हम विस्तार से उपस्थित करना चाहेंगे कि किस प्रकार से सामंजस्य होता है, किन कारणों से उन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार के वर्गीकरण किए हैं और उनका सामंजस्य किस प्रकार से स्थापित होता है। तो ये सामंजस्य को स्थापित करने के लिए यहाँ पर कार्यशाला उपस्थित हुई है। आप सभी लोग एक मंच पर आए, चाहे दर्शन के लोग हों या भौतिक विज्ञान के हों, एक मंच पर आए। और इस बात की आवश्यकता सभी को है, भौतिक विज्ञान के लोगों को भी इस बात की आवश्यकता है कि हम उस मंच पर आए। हम क्यों कहें ऐसा घर पर जाकर कि पंचतत्व से बना शरीर, उसको हम यूनिवर्सिटी में क्यों ना कहें। यूनिवर्सिटी में भी ये बात कहनी चाहिए कि पंचतत्व से बना शरीर अगर है तो वो है, वो इस दृष्टिकोण से है। तो दृष्टिकोण का भेद दोनों ही जगह, न्याय दर्शन में भी और भौतिक विज्ञान में भी पढ़ाई और बताई जानी चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूं। और यही नई शिक्षा नीति है और इसी के कारण से हम इन चीजों को उपक्रम कर रहे हैं।